हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बादल मूवी जो है बॉबी देओल की उसकी स्टोरी बताने जा रही हूँ। उस मूवी की स्टार कास्ट है बॉबी देओल, रानी मुखर्जी, अमरीश पुरी, आशुतोष राणा। तो ये मूवी जो है स्टार्ट होती है, एक गांव होता है। उस गांव में एक घर होता है जहाँ पे एक डाकू आ जाता है। डाकू आके तो कहता है कि चुप करो, शोर ना मचाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो वो आगे से कहता है आदमी के मार दे भाई गोली, अगर मुझे गोली मारने से तेरा दर्द कम होता है तो मुझे गोली मार दे। तो उतनी देर में उसकी पत्नी आ जाती है, कहती है कौन है जी? तो वो कहता है कोई नहीं, भलिए लोग के अपना ही बिछोड़ा भाई है। तो फिर वो कहता है कि आजा, इसे रोटी खिलाए बगैर थोड़ी जाने देंगे। तो गांव वाले की पत्नी कहती है जी मैं अभी लाई रोटी। तो वो जो गांव वाला होता है उसको गोली लगी होती है डाकू को। तो गांव वाला उसे कहता है कि पट्टी बांधता है और कहता है कि तेरी माँ को पता है कि तू ये कर रहा है, ऐसा कर, जब उसे पता चलेगा तो उसे बहुत दुख होगा, तू ये हथियार फेंक दे। तो इतनी देर में पुलिस के सायरन की आवाज़ आ जाती है। पुलिस के सायरन की आवाज़ आती है तो उसकी पत्नी भी रोटी ले आती है उसके लिए। तो भागने लगता है डाकू। तो गांव वाला कहता है कि गोली तो तूने खा ली है, ये रोटी भी खा ले। तो पुलिस आवाज़ देती है कि एक आतंकवादी जो है वो इस गांव में छुपा हुआ है, उसे किसी ने अपने घर में छुपा लिया है, हमें हमारे हवाले उसे कर दो। मैं तुम्हें 10 मिनट का वक्त देता हूँ, अगर हमने वो ढूंढ लिया तो उस आतंकवादी के साथ साथ पूरे गांव को उसकी सज़ा मिलेगी। तो इतनी देर में वही आदमी आ जाता है, कहता है कि जनाब मैं इस गांव का सरपंच हूँ, ये इस गांव में कोई भी गलत काम नहीं करता है, अगर आप चाहें तो खुद एक एक घर की तलाशी ले सकते हैं। तो फिर इंस्पेक्टर कहता है कि मैं तेरे बाप का नौकर हूँ जो जाके एक एक घर में वो ढूंढूँ, जाके वो ढूंढो जाओ, नहीं तो सारे मारे जाओगे। तो सरपंच कहता है कि कैसे मारे जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट हो, सर्वेंट बन के रहो, मालिक ना बनो। सरपंच कहता है कानून हम भी जानते हैं। तो इंस्पेक्टर कहता है तू मुझे कानून सिखा रहा है। तो इतनी देर में इंस्पेक्टर जो है सरपंच का कॉलर पकड़ लेता है। तो सरपंच अपने आदमियों को रोकता है और कहता है कि ऐसी गलती मत करना थानेदार, नहीं तो ये गांव वाले तुम्हें डाकू का, आतंकवादी का चोला पहना कर तुम्हारे पुलिस स्टेशन छोड़ेंगे। तो सरपंच गांव वालों से कहता है कि जाओ जाके अपने घर जाके सब सो जाओ। तो फिर इंस्पेक्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने दूसरे इंस्पेक्टर से कहता है कि पूरे गांव में आग लगा दो, चूहा कहीं भी छुपा होगा तो खुद सामने आ जाएगा, नहीं तो आग में जल के मर जाएगा। तो दूसरा इंस्पेक्टर कहता है लेकिन जनाब इस तरह तो सारे गांव वाले भी मारे जाएंगे। तो वो कहता है इंस्पेक्टर के मर जाने दो सबको। कहता है मरने दो सबको, मेरी ज़िंदगी का मकसद ये दोस्त तारे लगा के घूमना नहीं है, मुझे कुछ बनना है, मरने दो सबको, अगर उसके लिए मुझे कई बेगुनाहों की लाशों पर से गुजरना पड़े तो मैं गुजरूंगा। तो वो पूरे गांव में इंस्पेक्टर आग लगवा देते हैं। तो कहता है आग लगा दो पूरे गांव को और कोई भी बीच में आए तो उसे मार डालो। तो आग लगवा देता है और गांव वालों को मारना शुरू कर देता है। आखिरकार सारे गांव वाले मर जाते हैं और कुछ गांव वालों को वो गोली से मार देता है, जल के मार देता है। तो एक रह जाता है बच्चा, सरपंच का बेटा, उसे वो बचा लेता है, डाकू आतंकवादी बचा लेता है उसे, बाकी सब मर जाते हैं। अब वो बच्चा भी बड़ा होकर तो उसने भी हथियार उठा लिए होते हैं और आतंकवादी बन गया होता है। एक बैंक लूट लेते हैं वो। तो सारे दोस्त मिलके एक गैंग बनी होती है, बैंक लूटते हैं। उसके बाद न्यूज़ में आ रहा होता है कि कुछ
बच्चों ने जो है लड़कों ने तंग आकर तो हथियार उठा लिया पुलिस से तंग आकर। तो जय सिंह राणा का इंटरव्यू चल रहा होता है। वो कहता है कि मैंने तो इस तरह नहीं कभी किया अपने 23 साल के करियर में, बाकी पुलिस वालों का मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो जब वो लड़का बादल उससे देखता है उसका इंटरव्यू, तो अपना टीवी उठा के नीचे मारता है और कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके पूरे गांव वालों को उसी ने मारा होता है। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस जब आती है तो जय सिंह राणा भी आता है, हर तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। बादल के सारे साथी मारे जाते हैं। तो जय सिंह राणा फिर से वही करता है, पूरे इलाके को आग लगा देता है। तो फिर सारी तरफ आग लग जाती है। तो बस्ती वालों के पास मिनिस्टर आता है। तो मिनिस्टर पूछता है क्या हुआ, कैसे आग लगी है। तो वो बताते हैं कि इस घर में 5-6 आतंकवादी थे। तो पुलिस वालों ने उन्हें मारने के लिए पूरी बस्ती में ही आग लगा दी। हमारे भी 4 लोग मर गए हैं, ये कैसा इंसाफ है हमारे साथ। तो फिर एक बूढ़ा आदमी कहता है कि अब तो यही रह गया कि हम लोग यहाँ से कहीं और चले जाएं। तो मिनिस्टर कहता है कहीं नहीं जाएंगे आप लोग, ये घर आपका है, ये मिट्टी आपकी है, आप इसे छोड़ के जाएंगे। तो एक बूढ़ी अम्मा आके उसे थप्पड़ मार देती है मिनिस्टर को। तो वो कहती है बस कर अपना भाषण, अगर ये ज़मीन हमारी है, ये मिट्टी हमारी है, तो हमें यहाँ पे चैन से जीने क्यों नहीं देते। तो कहती है कि तुम उस वक्त कहाँ था जब इस मिट्टी में रहने वाले लोगों को मिट्टी में मिला दिया और हमारे अपने जल के राख हो गए। तो मिनिस्टर जो है वो कहता है कि मैं खुद आतंकवादियों से बात करके तो उन्हें मनाऊंगा कि वो ये हथियार छोड़ दें। तो मीटिंग रखवाता है मिनिस्टर सत्यप्रकाश। तो जो आईजी होता है वो कहता है कि सत्यप्रकाश जी आप ये अपनी यात्रा का प्लान कैंसिल कर दीजिए, ये आतंकवादी ऐसे नहीं सही होते, इन्हें कैसे सही किया जाता है वो मैं जानता हूँ। तो मिनिस्टर कहता है जी मैं जानता हूँ आप किस तरह काम करते हैं, इतने लोग मारे गए हैं, हर तरफ आतंक फैल चुका है, आग आपने लगा दी है। तो कहता है कि आप ये नहीं जानते कि 6 आतंकवादियों को हमने मार गिराया। तो आईजी ये कहता है कि 6 आतंकवादियों को हमने मार गिराया। तो मिनिस्टर कहता है हाँ जी, तो इससे 50 आतंकवादी और पैदा हो जाएंगे। तो आईजी कहता है तो आप ही बताइए फिर हम क्या करें। तो मिनिस्टर कहता है आप कुछ नहीं करेंगे। तो मिनिस्टर कहता है जो करना अब हम करेंगे, क्योंकि ये देश हमारा है, ये जनता हमारी है। तो बादल जो है राजे उसके पास आता है, आतंकवादी जिसने उसे बचाया होता है। तो वो उसे देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि राजे तू जिंदा है, मुझे तो लगा कि तू भी अपने साथियों के साथ मर गया। तो राजे कहता है कि राणा की मौत से पहले मुझे मौत नहीं आ सकती। तो कहता है कि अगर मुझे पता होता उधर राणा है तो मैं उसे मार ही डालता। तो दूसरा कहता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया राजे, तू राणा को भूल ही जा तो अच्छा है। राजे कहता है क्या भूल जाऊँ। कहता है कि ये भूल जाऊँ कि एक मेरा बाप था जिसे मौत ने नहीं राणा ने कफन पहनाया है, और मेरी माँ थी, मेरी बहन थी जिसको ने मेरी कलाई पर राखी बांध कर वादा लिया था कि मैं उसकी रक्षा करूँगा। जिस उम्र में मेरे हाथ में खिलौने होने चाहिए थे उस उम्र में उसने ये बंदूक थमा दी। तो राजा कहता है नहीं भूल सकता मैं, ये कुछ भी नहीं भूल सकता। अगर तू चाहता है कि मैं ये सब कुछ भूल जाऊं तो ये बंदूक ले और सारा जहर इसका उतार दे मेरे सीने में, तभी ये मैं भूल सकता हूँ। लेकिन जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक मेरा इंतकाम ज़िंदा रहेगा। तो वो कहता है कि राजे तू तो राणा की मौत का दीवाना हो गया, दीवानों के आगे तो भगवान की भी नहीं चलती, तो मैं क्या चीज़ हूँ।
तो वो बताता है कि डीआईजी राणा आजकल सत्यप्रकाश जी की सिक्योरिटी का इंचार्ज है, तो उसके पास आजकल बहुत से पुलिस वाले होंगे और आम जनता भी। लेकिन जैसे ही बड़ी यात्रा सुंदरनगर पहुंचेगी तो पुलिस और राणा दोनों ही रिलैक्स हो जाएंगे। तो वो उसे बैंक के लूट के पैसे देता है राजे को, और कहता है कि ये बैंक के लूट के पैसे हैं और असले की डिलीवरी का बंदोबस्त मैं करता हूँ, सुंदरनगर में ही मैं करवाता हूँ, और मैं तुझे एक चिट्ठी भी दूंगा दयाशंकर के नाम की, वो तेरे रहने का बंदोबस्त कर देगा। राजे जो है वो बस से जा रहा होता है, तो वहाँ पे एक लड़की मिल जाती है बस में उससे, वो उससे उसके साथ आकर बैठ जाती है। उस लड़की को कोई गुंडे छेड़ रहे होते हैं, वो बदतमीजी कर रहे होते हैं लड़की के साथ, तो बादल उन्हें मार के बस से नीचे फेंक देता है। तो फिर उसकी बहुत तारीफ करती है लड़की। तो थोड़ी देर बाद जो है बस रुकती है, तो बादल चल रहा होता है, उसके पीछा खड़ी होती है रानी, तो कहती है कि ये मंदिर कहाँ है, तो वो कहता है मुझे नहीं पता, मैं इस शहर में नया हूँ। तो लड़की कहती है लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं इसी शहर की हूँ। तो बादल कहता है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? कहती है मेरा नाम है रानी, और आपका नाम? तो बादल कहता है दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो बादल जो है दयाशंकर के पास आता है, कहता है कि दयाशंकर, कहता है हाँ मैं ही हूँ। तो वो उसे चिट्ठी देता है, तो कहता है चिट्ठी है तो मैं क्या करूँ? तो बादल कहता है अगर आप चिट्ठी नहीं भरेंगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो दयाशंकर कहता है कोई भी मुसीबत कुछ नहीं बिगाड़ सकती है अपने बादल का। तो दयाशंकर जो है उसे पहचान जाता। बादल कहता है आप जानते हैं मुझे? कहता है हाँ तो वही है ना, तो आ गया था मुझे फ़ोन कि तू आने वाला है। तो बादल रह लेता उसके पास। इतनी देर में एक लड़का चोरी करके पर्स एक औरत का लेके भाग रहा होता है, तो बादल अपने पाँव से उसे गिरा देता है। तो इंस्पेक्टर भी उसके पीछे भागता है, तो पकड़ लेता है चोर को इंस्पेक्टर। तो कहता है बस इतने से रुपयों के लिए चोरी की है तुमने? औरत आके कहती है सर ये मेरा पर्स है। तो इंस्पेक्टर उसे औरत को पर्स वापस करता है। तो लड़का कहता है मैं चोर नहीं हूँ सर, मैं चोर नहीं हूँ। तो इंस्पेक्टर कहता है तो चोरी क्यों कर रहे थे? तो इंस्पेक्टर कहता है हर चोर पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। लड़का कहता है नहीं सर, मेरे एग्ज़ाम फ़ी की आज मैंने फ़ीस सबमिट करवानी थी, अगर आज मैंने फ़ीस सबमिट ना करवाई तो मेरा फ्यूचर तबाह हो जाएगा। तो इंस्पेक्टर पूछता है कितनी फ़ीस है तुम्हारी? लड़का कहता है 1200 रुपये सर। तो इंस्पेक्टर कहता है कि छोड़ दो इसे, और उसे पैसे देता है। कहता है ये लो और सीधे कॉलेज जाओ। तो लड़का उसका इंस्पेक्टर का आशीर्वाद लेके चला जाता है। तो इंस्पेक्टर जाते जाते उसे कहता है कि सुनो, ज़िंदगी के इम्तिहान में उठने के लिए कभी भी अपने आप को ना गिराओ। तो दूसरा उसका कुलीग कहता है इंस्पेक्टर का कि सर आपको उसे सज़ा देनी चाहिए थी। इंस्पेक्टर कहता है कि जी अगर उसे सज़ा देते ना तो वो बड़ा चोर बनता। हमारे हिंदुस्तानी बच्चे जो हैं वो बंदूक की गोली से नहीं मीठी बोली से मर जाते हैं। तो इंस्पेक्टर आके बादल को शाबाश देता, कहता है शाबाश, आज तुमने एक बेगुनाह की जान ही नहीं बचाई बल्कि एक पुलिस ऑफिसर को गुनाह करने से ही बचा लिया। तो शुक्रिया अदा करता है इंस्पेक्टर बादल का। तो बादल को कहता है कि तुम कौन हो? पहली बार तुम्हें यहाँ पे देखा, कभी देखा नहीं यहाँ। तो दयाशंकर कहता है कि ये भाई साहब ये अपना ही बच्चा है, मेरे दूर का रिश्तेदार है, ये गांव का ही होके रह गया था, अब बड़ा हो गया तो काम के लिए यहाँ आया। तो कहता दिन भर दुकान में काम करेगा और फिर पैर फैला के यहीं सो जाएगा। तो इंस्पेक्टर कहता है भाई दयाशंकर तू कहाँ का रहने वाला है? कहता है दयाशंकर के भाई आपके गांव का, सानेवाल का। कहते हैं जब तू हमारे घर में रह सकता है तो ये क्यों नहीं रह सकता? तो फिर दयाशंकर कहता है ये तो आपने बात बिल्कुल पते की है। तो इंस्पेक्टर बादल को कहता है सोनिया चल सामान उठा और आ जा।
तो बादल कहता है जी मैं, तो इंस्पेक्टर कहता है जी मैं क्या, नाम क्या है तेरा? कहता है बादल। तो इंस्पेक्टर कहता है इतना बड़ा नाम हो के बादल हो के तो ऐसे शर्म से हो रहा है, चल सामान उठाओ राजा। तो इंस्पेक्टर जो है वो बादल को अपने घर ले जाता है। तो जब वो घर पहुंचते हैं तो उनकी दोनों बेटियां जो हैं इंस्पेक्टर की, वो एक दूसरे से फ़ोन खींच रही होती हैं। तो पूछते हैं क्या हुआ है? तो कहती हैं कि दीदी फ़ोन नहीं मुझे दे रही थी, छोटी कहती है। तो वो कहती है देखें ना ये मेरा फ़ोन नहीं दे रही। छोटी कहती है कि दीदी फ़ोन नहीं दे रही क्योंकि वो जीजा जी से बात कर रही हैं। तो इंस्पेक्टर कहता है कि चलो फाइटिंग स्टॉप करो, देखो हमारे घर में कौन आया है। तो उसकी पत्नी आ जाती है, कहती है कौन आया जी हमारे घर? तो वो कहता है सिमरन ये है बादल, ये आज से हमारे घर में रहेगा। तो उसके इंस्पेक्टर कहता है कि ये है हमारी बड़ी बेटी सोनी, थोड़ी दिनों में शादी करके अपने घर चली जाएगी। तो छोटी कहती है कि लेकिन मैं इस घर को इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं अभी सिर्फ 6th स्टैंडर्ड में हूँ। तो कहती है कि मेरा नाम है मानवी और मैं कंप्यूटर चलाती हूँ। आपको कंप्यूटर आता है? कोई बात नहीं मैं सिखा दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझसे दोस्ती करनी होगी। तो इंस्पेक्टर कहता है प्रीति को मालूम है कि मेहमान भगवान का रूप होता है। तो बड़ी बेटी सोनी कहती है कि मुझे तो शैतान लग रहा है। तो जो है इंस्पेक्टर की पत्नी गुस्सा कर रही होती है कि तुम उसे क्यों लेके आया? तो वो बताता है कि वो मेरे गांव सानेवाल से आया जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। तो कहती है उनकी पत्नी के तो पूरे गांव को ही उठा के यहाँ ले आओ, मैं अपनी बेटियों को लेके मायके चली जाती हूँ। तो फिर कहती है खाना तैयार है, जाके अपने उस मेहमान को बुला लाओ। तो उसके बाद जो है बादल अपने पैसे छुपा रहा होता है। तो इतनी देर में इंस्पेक्टर आ जाता है। तो कंबल लेके उसके लिए कहता है सोई नहीं अभी तक, यहाँ पर रात को अक्सर सर्दी बढ़ जाती है तो इसलिए ये कंबल रख लो। तो वहाँ पे रानी के दादाजी जो है वो सत्यप्रकाश से बात कर रहे होते हैं। सत्यप्रकाश उनका चाइल्डहुड फ्रेंड होता है। तो वो कहते हैं कि तू आतंकवादियों से बात करेगा, उन्हें समझाएगा, तो रहने दे, सुंदरनगर पहुंचने के बाद मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। तो सत्यप्रकाश जी कहते हैं कि ठीक है मिलते हैं फिर हम। तो उसके बाद उतनी देर में रानी आ जाती है, कहती है ग्रैंडपा कौन है, कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मैं मना लेती हूँ उनको। तो कहते हैं उसके ग्रैंडपा कहते हैं नहीं मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, उससे बात कर रहा था। वो कहता है कि मैं आतंकवादियों से मिलूँगा, उनसे बात करूँगा। तो रानी कहती है हाउ एक्साइटिंग, आतंकवादियों से मिलेंगे। तो वो पूछती है कि वैसे ग्रैंडपा आपने कभी किसी टेररिस्ट को देखा है? तो वो कहते हैं हाँ देखा है। तो रानी पूछती है व्हेन वेयर, बताइए ना। कहते हैं मेरे सामने खड़ा है। तो एक दिन जो है इंस्पेक्टर जाने लगता है अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने। इतनी देर में उसका दूसरा कोलीग आ जाता है। वो कहता है सर मंत्री जी ने बुलाया है, मीटिंग एक है उसके लिए बुलाया, तो आप चलिए। तो सोनी कहती है कि पापा मेरा कॉलेज। तो इंस्पेक्टर कहता है आज तो हम पैदल चली जाओ। इतनी देर में बादल आ जाता है। बादल जब आता है तो बादल को देखते हैं इंस्पेक्टर, तो वो कहते हैं कि बादल ज़रा सोनी को उसके कॉलेज छोड़ दो और वापसी पे इसका क्लच और ब्रेक भी चेक करवा लेना। फिर सोनी उसके बादल के साथ जाती है अपने कॉलेज। तो जब वो कॉलेज पहुंचते हैं तो लड़के बदतमीज़ी करना शुरू हो जाते हैं कि सोनी कॉलेज में लड़कों की कमी थी जो बाहर से लेके आई है कोई। तो दूसरा कहता है उठा के नहीं लाई, ये तो एसीपी का गिरफ्तार किया गया मुजरिम है। तो बादल बाइक से उतर कर तो उन्हें उनकी तरफ जाने लगता है। तो सोनी उसे रोक लेती है, कहती है प्लीज़ आप घर चले जाइए। तो बादल कहता है लेकिन ये, तो कहती है कि ये रोज़ की बात है, हम लड़कियों को ऐसी बातें सुनने की आदत पड़ जाती है। बादल कहता है अगर ये रोज़ की बात है तो इसकी शिकायत आपने अपने पिताजी से क्यों नहीं की?
तो वो कहती है कि क्या होगा, पिताजी उन्हें उठा के लॉकअप में बंद कर देंगे और अगले दिन ये छूट जाएंगे, कोई मिनिस्टर का बेटा और कोई एमएलए का। हाँ हाँ, मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी। कहती है तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो, तुम तो मुझे रोज़ छोड़ने नहीं आओगे ना। तो सोनी की दो फ्रेंड्स आ जाते हैं इतनी देर में, तो सोनी चली जाती है। तो बादल जो है एक स्टोर में आता है। वो बादल जो है वहाँ पे रानी भी आ होती है। तो रानी कहती है, उसे देखते ही खुश होकर उसके पास आती है, कहती है हाय आई एम रानी, तो आपका नाम क्या है। तो बादल नहीं बताता। तो उसके बाद बादल जो है वो शॉपकीपर से कहता है कि स्टोर कीपर से कहता है कि जी मुझे रस्सी चाहिए और ऐसी जो मेरा वज़न उठा सके, और हुक चाहिए। तो रानी समझती है शायद ये जान देने जाने लगा। तो फिर वो कहती है कि आपको टॉर्च तो मिलेगी लेकिन हुक और रस्सी नहीं। बादल कहता है ठीक है, तो मैं कहीं और दुकान से ले लेता हूँ। तो कहती है ठीक है, आप इतना ज़िद कर ही रहे हैं तो ले जाइए हुक और रस्सी भी। कहती है लेकिन कम से कम अपना नाम तो बताते जाइए, हमें ये तो पता चले कि हमारी दुकान से ये लेके जाने वाला और इससे मरने वाला है का नाम क्या है। तो कहता है क्यों, शादी करनी है। तो रानी शौक हो जाती है और नाक में सर हिलाती है, कहती है नहीं, पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी है। तो बादल कहता है फ़ोटो भी दे दूँ क्या। तो रानी कहती है नहीं, आप फ़िलहाल बिल दे दीजिए। बादल हॉस्टल में आता है, उसके कॉलेज हॉस्टल में, और आके उन लड़कों को अच्छी तरह मारता है। और सोनी को जो है उसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है। वो कहती है रश्मि तो अब तक जाग रही है। वो कहती है कि मैं क्या, पूरा गर्ल्स हॉस्टल जाग रहा है। वो जो तुझे, वो 4 लड़कों को जो तुझे छेड़ते थे डेली, किसी ने हॉस्टल में आके उनकी इतनी पिटाई की कि चारों हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तूने अपने डैडी को क्या है कि उनकी पिटाई करवाई होगी, बहुत अच्छा किया, ऐसे लड़कों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो उतनी देर में सोनी बाइक की आवाज़ सुन लेती है, तो देखती है तो बादल आया होता है। तो बादल के कमरे में आके पूछती है कि तुम हॉस्टल से आ रहे हो ना। तो बादल कहता है हॉस्टल, कौन सा हॉस्टल। सोनी कहती है मुझसे बनो मत, मुझे सब पता चल चुका है। तो बादल कहता है क्या पता चल चुका है। सोनी कहती है तुमने उन लड़कों को इसलिए पीटा ना क्योंकि उन्होंने मुझे भला बुरा कहा था। तो बादल कहता है मैं तुम्हारे लिए किसी को क्यों पीटूंगा, तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है। तो सोनी कहती है तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। बादल कहता है बहने दो। सोनी कहती है खून किसी का भी बहे, दर्द सबको होता है। तो बादल कहता है अपनों का हो तो गैरों का नहीं। तो कहती है पट्टी बांधने दो मुझे। सोनी कहती है कि आज इस हाथ पे पट्टी बांधी है, कल इसी हाथ पे मैं राखी बांधूंगी भैया। तो बादल जो है उसके सर पे हाथ रखता है और उसे गले से लगाता है। सोनी के कॉलेज में स्केटिंग कंपटीशन होता है, वहाँ पे रानी भी होती है और सोनी भी होती है, दोनों कंपटीटर्स होती हैं और बाकी लड़कियाँ भी होती हैं। तो आखिर में रानी और सोनी बस रह जाती हैं। तो उसकी बहन परी कहती है कि भैया कुछ करो, दीदी को जिता दो। तो बादल जो है वो सिक्का फेंकता है रानी की तरफ और रानी गिरने लगती है तो उसे पकड़ लेता है और सोनी जीत जाती है। तो जब ट्रॉफी लेके सोनी और सब आने लगे होते हैं तो वो बताती है परी के भैया की वजह से तुम जीती हो, अगर भैया ने सिक्का ना फेंका होता तो तुम जीतती ना। सोनी ट्रॉफी अपनी रानी को देने जाती है, कहती है कि ये ट्रॉफी तुम्हारा हक है इस पर। रानी कहती है नहीं, मैं तो गिर गई थी, तुम जीती हो। तो वो उसे बताती है कि नहीं, मेरे भैया की वजह से ऐसा हुआ है, तुम ही जीती हो, जीतने वाली थी, उन्होंने मुझे जिताने के लिए ये किया है। तो वो पूछती है अच्छा ये तुम्हारे भैया। कहती है अच्छा तो ये तुम्हारे भैया। तो बुलाती है सोनी अपने भैया को, तो कहती है आप इनसे माफ़ी मांगिए। तो रानी कहती है कि मैं जो फिर से गिरने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम संभालने के लिए तैयार हो तो। बादल कहता है आई एम सॉरी। उसके बाद रानी कहती है अब तुम अपना नाम बता दे, नहीं तो मैं माफ़ नहीं करूँगी। बादल कहता है बादल।
रानी को बादल से प्यार हो जाता है। असला आता है हेलीकॉप्टर में, तो आईजी जो है वो अपने दो इंस्पेक्टर्स को कहता है कि जाओ गांव वालों की मदद से सारा असला उठा के लाओ। तो जब वो असला उठा के लाते हैं तो इंस्पेक्टर कहता है सर इसमें बहुत सारा असला है, देश की बर्बादी का कारण, तबाही का सामान है। तो आईजी जो है उन पुलिस वालों को गोली मार देता है और मार देता है उन्हें। आईजी गांव वालों को कहता है तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो, भागो। तो जब वो भागने लगते हैं तो उन्हें भी गोली मार देता है। तो आईजी जो है उतनी देर में आईजी के जिन्हें उसने असला देना बेचना होता है वो आ जाते हैं लोग, गुंडे आतंकवादी। तो वो कहते हैं कि आईजी साहब, राणा साहब, आप का जो पैसा है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आईजी राणा कहता है कि नहीं, ये मैंने इंडिया के सारे बैंक जो हैं वो फ़िलहाल बंद किए हैं, ये मेरे स्विस बैंक अकाउंट का नंबर है, सारा पैसा जो है इसमें ट्रांसफ़र करवा देना। तो आईजी राणा जो है उसके बाद जब वो असला चला जाता है, एक असला रख लेता है और फ़ोन करता है कि मैंने आतंकवादियों को पकड़ लिया, उनका असला भी पकड़ लिया, लेकिन उसमें हमारा ड्राइवर और एक इंस्पेक्टर भी मारा गया है, आतंकवादी भी मारे गए हैं, तो पुलिस फोर्स भेजो और एम्बुलेंस भेजो। तो सिमरन और एसीपी जो हैं वो उसकी शादी की, सोनी की शादी की तारीख पक्की करने जा रहे होते हैं। तो वो देखती हैं सिमरन के बादल भी घर पे ही है, उसे शक होता है। उसके बाद जब सिमरन और एसीपी तारीख पक्की करके वापस आ रहे होते हैं तो दयाशंकर की दुकान से पूछते हैं कि बादल कहाँ है। तो वो कहता है पता नहीं भाईजान, वो तो अभी तक दुकान पे ही नहीं आया। तो सिमरन कहती है चलिए जी जल्दी घर चलिए। तो वो दोनों घर के लिए निकलते हैं। तो जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें एक फायरिंग की आवाज़ आती है। तो सिमरन जो है वो भागते हुए आवाज़ देते हुए आती है, प्रीति, सोनी। तो उसके बाद जो है वो जब भागती है इधर उधर उनको आवाज़ देते हुए, तो प्रीति के हाथ में लाल रंग लगा होता है, तो वो समझती है कि शायद खून लगा है। तो बादल सामने आता है तो बादल को मारना शुरू कर देती है, पूछती है मेरी सोनी कहाँ है, सोनी कहाँ है। तो ऐसे भी पूछता है सिमरन क्या हुआ है, सिमरन क्या हुआ है। तो वो उतनी देर में सोनी आ जाती है। सोनी कहती है मामा क्यों मार रही हो उसे। तो वो रुक जाती है। प्रीति कहती है मम्मा हमारा आपने सारा प्लान चौपट कर दिया। सोनी कहती है कि आज आप लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो बादल भैया हमारे साथ पूरा घर डेकोरेट कर रहे थे। तो सिमरन कहती है लेकिन ये खून कैसा। कहती है कि ये तो पेंट है लाल, मैं वेडिंग एनिवर्सरी का पेंट बोर्ड बना रही थी तो इसने शरारत की तो इसके कपड़ों पर और हाथों पर लग गया। तो सिमरन कहती है तो वो गोली की आवाज़। प्रीति कहती है वो तो मैं फिल्म देख रही थी टीवी पर। प्रीति कहती है कि और आपने बादल भैया को क्यों मारा। फिर सिमरन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो आके माफ़ी मांगती है बादल से। रानी जो है बादल का इंतज़ार कर रही होती है लेकिन बादल आता नहीं है। तो वो उसके गैरेज पहुंच जाती है। रानी कहती है कि मैं वहाँ पे पागलों की तरह तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और तुम यहाँ पे इसके नीचे आराम से लेटे हो। तो बादल कहता लेटा नहीं हूँ, काम कर रहा हूँ। रानी कहती है लेकिन तुमने मुझसे मिलने का वादा किया था। तो रानी कहती है इसका मतलब ना ही तुमने रात को मुझे कोई फ़ोन किया था और ना ही तुमने मुझे आने का वादा किया था। बादल कहता है नहीं, लगता है तुम सपना देख के आ रही हो, तो जाओ और मुझे काम करने दो। रानी कहती है काम ही करवाने आई हूँ, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, उसे ठीक कर दो। बादल कहता है क्या हुआ तुम्हारी गाड़ी को। रानी कहती है वो मुझे नहीं पता, मैं कोई मैकेनिक हूँ क्या, मेरे साथ ड्राइव पे चलो, क्या ख़राबी है वो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा।
तो बादल कहता है देखो तुम्हारी फालतू बकवास के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, जब गाड़ी सच में ख़राब हो जाएगी तो आ जाना। तो फिर रानी चली जाती है और दूसरे गैरेज में जाती है। तो रानी कहती है कि इस गाड़ी की ब्रेक हर चीज़ जो है ना वो ठीक नहीं, ख़राब करनी है। तो जो गैरेज वाला होता है वो देखना शुरू हो जाता, सारा कुछ ख़राब कर देता। रानी दो चार लोगों को गाड़ी के साथ लेके आती है, धक्का लगवा कर गाड़ी को। तो रानी जब लाती है बादल के पास गाड़ी तो कहती है इधर आओ। तो बादल कहता है बोलो। कहती है मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, ज़रा ठीक कर दो। तो बादल कहता है मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, कहीं और से जाके गाड़ी सही करवा लो। तो खामखा जिद ना करो और कहीं और से गाड़ी सही करवाओ। तो रानी कहती है तुम जिद कर रहे हो। तो वो दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि इतनी देर में एसीपी आ जाता है। तो कहता है कि क्यों भाई, किस बात पे झगड़ा चल रहा है। तो रानी कहती है देखिए ना अंकल, मेरी गाड़ी सही ख़राब हो गई है और मैं इसे कब से बोल रही हूँ ठीक करने के लिए, ये मान ही नहीं रहा है। तो एसीपी कहता है अरे इसकी गाड़ी ख़राब हो गई है तो ठीक कर दो ना, अपने केदारनाथ जी की पोती है, ये गाड़ी तो तुम्हें ठीक करनी पड़ेगी। तो वो पूछता है एसीपी के अरे बादल, ये दयाशंकर नज़र नहीं आ रहा, कहाँ है। वो कहता है बादल के जी वो गड़ गए हैं, इतनी देर में दयाशंकर आ जाता है। तो कहता है क्या हुआ दयाशंकर, रो क्यों रहा है। तो बताता है कि बुआ जी की तबीयत ख़राब है बहुत, तो तार आया था कि जल्दी से आ जाओ, पता नहीं क्या होगा। तो कहता है आप तो जानते हैं कि बुआ जी ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, तो पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे भी कहता है तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा, भगवान पे भरोसा रख, आ तुझे मैं बस स्टॉप पे छोड़ देता हूँ। तो जाते जाते ऐसे भी कह के कहता है कि रानी की गाड़ी का ट्रायल ज़रूर ले लेना। तो रानी कहती है कि चाहे इस गाड़ी को बाद में ठीक कर देना, ट्रायल के लिए हम किसी और गाड़ी में चलते हैं। तो बादल सही कर देता उसकी गाड़ी और वो दोनों ट्रायल के लिए जाते हैं। तो रानी कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो तेज़ गाड़ी चलाती है, गाड़ी खाई में गिरने ही वाली होती है। तो बादल स्टीयरिंग घुमा देता है, बचा लेता है गाड़ी को गिरने से। तो कहता उतर के कहता है क्यों आग से खेल रही हो, जल जाओगी। तो रानी कहती है कि मैं मेरी ज़िंदगी तो तुम ही से है, अगर तुम नहीं तो मैं नहीं। Thank you so much guys for watching our video. Kindly subscribe, like and comment. शेयर करें अपने दोस्तों के साथ हमारी मूवी को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।